कुंडली को देखकर ये कैसे पता लगे किसी भी व्यक्ति की शादी कब होगी, आज केपी ज्योतिष के अनुसार जानते हैं। और इसकी मैं आप सभी के साथ कंप्लीट जानकारी शेयर करूंगा कि कुंडली में प्रॉमिस आप कैसे देख सकते हैं, किस महादशा में शादी होगी वो कैसे देख सकते हैं, किस अंतर दशा में शादी होगी वो कैसे देख सकते हैं। कंप्लीट एक हम जानकारी इसमें शेयर करेंगे। आप सभी मुझे जानते हैं, मेरा नाम हरीश कुमार है। मैं पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ केपी ज्योतिष को ही फॉलो कर रहा हूं और केपी ज्योतिष को ही पढ़ा रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर शादी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी कुंडली को देखकर आप ये कैसे देख सकते हैं उस व्यक्ति की शादी कब होगी। इस वीडियो को हम कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये जानेंगे शादी में कौन कौन से ग्रह जो है वो होना जरूरी है। सेकंड स्टेप में कुंडली में शादी का प्रॉमिस कैसे देख सकते हो। थर्ड स्टेप में किस महादशा में शादी होगी ये कैसे देख सकते हैं। और फोर्थ स्टेप में किस अंतर दशा में शादी होगी हम ये कैसे देख सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ थ्योरी जानकारी नहीं सीखेंगे, थ्योरी के साथ साथ मैं आपको एक प्रैक्टिकली चार्ट भी दिखाऊंगा जिससे आपको पूरे का पूरा पॉइंट समझ में आएगा कि किसी भी कुंडली में शादी कब होगी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले स्टेप पर आते हैं। शादी होने के लिए कौन से ग्रहों का होना जरूरी है। शादी के लिए हमारे पास कृष्णामूर्ति ज्योतिष में जो ग्रुप ऑफ हाउस का कंसेप्ट है उसमें शादी के लिए प्राइमरी हाउस होता है 7th हाउस जो शादी का मेन घर है। फिर आते हैं शादी के पॉजिटिव हाउस जो होते हैं 2, 7, 11। सेकेंड हाउस हमारे परिवार का है, 7th हाउस शादी का और 11th हाउस हमारी इच्छा की पूर्ति का घर होता है। तो हाउस 2, 7, 11 इज पॉजिटिव हाउस फॉर मैरिज। इसी तरीके से नेगेटिव हाउस भी होते हैं शादी के। नेगेटिव कैसे होते हैं, जो पॉजिटिव घर हैं उनके पीछे वाले जो घर हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी कि पॉजिटिव हाउस है 2nd, उसके पीछे आएगा 1st। पॉजिटिव हाउस है 7, उसके पीछे आएगा 6 और पॉजिटिव हाउस 11 उसके पीछे आता है 10। यानी कि 1, 6, 10। इसी के साथ में जो हमारा 8th हाउस और 12th हाउस होता है वो भी नेगेटिव के रूप में देखा जाता है। अब प्रॉपर एक बार फिर से पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं। शादी के लिए प्राइमरी हाउस है 7th हाउस, पॉजिटिव हाउस 2, 7, 11 एंड नेगेटिव हाउस 1, 6, 8, 10 एंड 12। पहला स्टेप हमने पूरा सीख लिया पॉजिटिव नेगेटिव का ग्रुप। अब हम सेकंड स्टेप पर बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप है कुंडली में शादी का प्रॉमिस जानना। अगर शादी का प्रॉमिस होगा तो शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। तो शादी का प्रॉमिस कैसे होता है। कृष्णामूर्ति ज्योतिष पद्धति के एक सरल नियम है। 7th हाउस सब लॉर्ड सिग्निफाई करे 2, 7, 11 को तो शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। अब हम एप्लीकेशन पर चलते हैं, उसकी मदद से जानते हैं ये सारे का सारा नियम। हम यहाँ पर एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास कुंडली है। हम यहाँ पर केपी सिस्टम में जाएंगे, नीचे प्लैनेट एंड कस्प में जाएंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएंगे सारे के सारे हाउसेस। हमारा रूल क्या है, 7th हाउस सब लॉर्ड। तो सब लॉर्ड एप्लीकेशन ने 3rd कॉलम पर लिखा हुआ होता है। तो हमारे पास 7th हाउस का सब लॉर्ड है ये 7th हाउस। ये 3rd नंबर पर इसका सब लॉर्ड आता है वीनस। तो 7th हाउस सब लॉर्ड है वीनस। अब हमें इस वीनस की प्लैनेट सिग्निफिकेशन देखनी है। केपी ज्योतिष में प्लैनेट सिग्निफिकेशन हमेशा ही हमें मैनुअल लेनी चाहिए, परंतु ये हमारी वीडियो प्लैनेट सिग्निफिकेशन पर नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो में एप्लीकेशन से ही प्लैनेट सिग्निफिकेशन लेते हैं। आप प्लैनेट सिग्निफिकेशन को डिटेल में सीखने के लिए
हमारे YouTube पर प्लैनेट सिग्निफिकेशन वाली वीडियो को जरूर देखें। अब हम जब इस एप्लीकेशन में नीचे जाते हैं तो आपको मिलता है नीचे जाकर केपी चार्ट, ये वाला। इसके नीचे लिखा है सिग्निफिकेटर आरपी। यहां पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्लैनेट सिग्निफिकेशन आ जाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास प्लैनेट सिग्निफिकेशन है जिसमें वीनस की सिग्निफिकेशन है 249। अब इसे इकट्ठा करते हैं। आपका नियम था 7th हाउस सबलॉर्ड सिग्निफाई 2711। हमारे कुंडली में निकला 7th हाउस सबलॉर्ड वीनस और वो सिग्निफाई करता है 249। तो रूल क्या है कि 7th हाउस का सबलॉर्ड अगर 2711 में किसी भी घर को सिग्निफाई कर दे तो शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। इस कुंडली में 7th हाउस सबलॉर्ड वीनस ने 2nd हाउस को सिग्निफाई कर दिया है, यानी कि आपको शादी का प्रॉमिस मिल गया। ठीक है जी, तो हमारे पास 2nd स्टेप भी कुंडली का पूरा हो गया। अब 3rd स्टेप, किस महादशा में शादी होगी। पहले थ्योरी रूल जानिए। जो महादशा है, अगर उस महादशा में शादी के पॉजिटिव हाउस 2711 में कुछ भी हो, वो सिग्निफाई करे मतलब, तो उस महादशा में शादी होगी, नहीं तो उस महादशा में शादी नहीं होगी। यानी कि वो महादशा अगर 2711 को सिग्निफाई नहीं करती तो उस महादशा में शादी नहीं होगी। अब कुंडली में चलते हैं। सबसे पहले महादशा निकालते हैं, फिर उस महादशा वाले प्लैनेट की सिग्निफिकेशन निकालते हैं। होम पेज पर जाने के बाद नीचे कुंडली बर्थ चार्ट लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपको लगन चार्ट मिलता है। जब आप उसके नीचे जाएंगे आपको विंशोत्तरी दशा का टेबल मिलेगा। हम कृष्णा मूर्ति ज्योतिष पद्धति में विंशोत्तरी दशा का ही इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, एप्लीकेशन के आगे जो महादशा की डेट लिखी होती है वो उस दशा की एंड डेट लिखी होती है एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये शनि के आगे लिखा हुआ है 20 जनवरी 2035, यानी कि अभी शनि की महादशा चल रही है। तो अब हम जाएंगे फिर से प्लैनेट सिग्निफिकेशन में और शनि की महादशा की हम सिग्निफिकेशन चेक करेंगे। अगर उसमें 2711 में से कुछ भी हुआ तो शनि की महादशा में शादी होगी, नहीं तो शनि की महादशा में शादी नहीं होगी। अब हम फिर से जाएंगे केपी में। केपी प्लैनेट एंड कस्प पर गए। नीचे जाकर हमने सिग्निफिकेटर आरपी पर क्लिक करा। यहाँ पर सभी प्लैनेट की सिग्निफिकेशन आती है। यहाँ पर शनि की सिग्निफिकेशन देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 9। तो शनि में 2nd हाउस है। हमें 2711 में से कुछ भी चाहिए तो 2nd आ गया। हम शनि की महादशा को शादी के लिए सिलेक्ट करेंगे कि शनि की महादशा में शादी हो जाएगी। अब आगे का स्टेप है किस अंतरदशा में शादी होगी। 4th स्टेप जो हमारा है उसे जानते हैं। सबसे पहले नियम को समझिए। नियम आपका है, अगर महादशा में घटना का प्राइमरी हाउस ना हो, हम यहाँ पर शादी की बात कर रहे हैं, शादी का प्राइमरी हाउस होता है 7th हाउस, यानी कि अगर महादशा में 7th हाउस नहीं है तो उस अंतरदशा में शादी होगी जिसमें 7th हाउस होगा। ठीक है, तो हमारे पास शनि की महादशा में कौन सा घर आया था? 7 नहीं आया था, 2nd आया था। अब उस अंतरदशा में शादी होगी जिस अंतरदशा में 7th हाउस होगा। तो शनि की महादशा में सबसे पहली अंतरदशा शनि की ही होती है। ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी महादशा में सबसे पहली अंतरदशा उसी प्लैनेट की आती है। तो जब शनि में शनि की अंतरदशा आएगी तो सिर्फ और सिर्फ
सेकंड हाउस ही आएगा, 7 नहीं आएगा। शनि की महादशा में पहली अंतर शनि की, उसके बाद अंतरदशा आती है मरकरी की। मरकरी के सिग्निफिकेशन में देखिए यहां पर भी सेकंड हाउस है, 7 नहीं है, यानी कि मरकरी की अंतरदशा में भी शादी नहीं होगी। अब इस मरकरी के बाद अंतरदशा किसकी आएगी? मरकरी के बाद अंतरदशा आती है केतु की। केतु की सिग्निफिकेशन देखिए यहां पर है 2 and 11, तो केतु में भी 7th हाउस नहीं है, तो केतु की अंतरदशा में भी शादी नहीं होगी। केतु के बाद आगे अंतरदशा आती है वीनस की। वीनस की सिग्निफिकेशन देखो, वीनस में है सेकंड हाउस, इसमें भी 7th हाउस नहीं है, तो वीनस की अंतर में भी शादी नहीं होगी। वीनस के बाद आगे अंतरदशा हमारे पास आती है सूर्य की। सूर्य के सिग्निफिकेशन देखिए, सूर्य में है सेकंड हाउस, इसमें भी 7th हाउस नहीं है। सूर्य के बाद अंतरदशा आती है चंद्र। चंद्र को देखिए, चंद्र में है 11th हाउस, तो चंद्र में भी 7th हाउस नहीं आता। चंद्र के बाद आगे अंतरदशा आती है मंगल की। मंगल की सिग्निफिकेशन देखिए, मंगल में सेकंड हाउस भी है, इसी के साथ मंगल में 7th हाउस भी है। तो आपका नियम कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से नियम को समझिए ध्यान से। नियम था कि अगर महादशा में प्राइमरी हाउस नहीं, तो शनि की महादशा में 7th हाउस नहीं है, उस अंतरदशा में शादी होगी जिस अंतरदशा में 7th हाउस अभी आएगा। तो शनि में सबसे पहले शनि की अंतरदशा चली, उसमें 7 नहीं आया। उसके बाद शनि में मरकरी की अंतरदशा चली, उसमें भी 7 नहीं आया। फिर शनि में केतु की अंतरदशा चली, उसमें भी 7 नहीं। फिर केतु के बाद वीनस की अंतर चली, उसमें भी 7 नहीं। फिर वीनस के बाद सूर्य की अंतर चली, उसमें भी 7 नहीं। फिर सूर्य के बाद चंद्र की अंतरदशा चली, उसमें भी 7 नहीं। फिर मंगल की अंतरदशा में 7th हाउस, यानी कि शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा में शादी होगी, ये कहा जाएगा। एक बार फिर से अपने पूरे चारों स्टेप को समझते हैं। स्टेप नंबर 1, शादी के पॉजिटिव नेगेटिव हाउस हमने समझे। स्टेप नंबर 2, शादी का प्रॉमिस कैसे बनता है हमने उसे समझा। स्टेप नंबर 3, महादशा को कैसे सिलेक्ट किया जाता है वो समझा। एंड स्टेप नंबर 4, अंतरदशा को कैसे सिलेक्ट किया जाता है वो समझा। इन्हीं चारों स्टेप की मदद से आप किसी भी कुंडली को सेम इसी तरीके से देख सकते हैं और देख सकते हैं उसमें शादी कब होगी। ऐसे ही और केपी ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारी को सरल तरीके से और ओरिजिनल तरीके से समझने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी वीडियो को देखें, और जो आगे वीडियो हमारे पास आएंगी उसके लिए अपडेटेड रहें, ताकि आपको अच्छी जानकारी और सरल तरीके से जानकारी मिल सके। धन्यवाद आप सभी को।